Okay, student, once again welcome. So we'll continue with this chapter number 7 part 3 वीडियो. आई होप आपने पार्ट 2 तक सारा वीडियो देखा, समझा, राइट. अगर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा. मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्व करने की, आंसर देने की जितना जल्दी हो सके. आज हम करेंगे आगे. लास्ट टाइम हमने कमेंट्स तक छोड़ा था. आज हम एक्सप्रेशन से आगे बढ़ेंगे. जावा में एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है जनरली, राइट. एक्सप्रेशन किसी भी प्रोग्रामिंग में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट. वो इस तरह के हैं कि जैसे हम कोई भी वैल्यूज़ लिखते हैं, राइट, तो उन वैल्यूज़ का क्या प्रोसेसिंग करना है, उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या करना है. हमने कोई वेरिएबल लिखा है या कोई वैल्यू लिखी है, उसमें कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशंस आर वेरी 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 एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग. चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है. सिंपल expressions are an essential part of the programming. सिंपल एक्सप्रेशन कैन बी अ लिटरल, अ वेरिएबल, अ फंक्शन कॉल, ये कुछ भी एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं. ऑपरेटर्स इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. जैसे ऑपरेटर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना हो. कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब कंपेयर करने का, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू समथिंग समथिंग लाइक दैट. लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट है, इनका यूज़ किया हो, राइट. अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है एक एक्सप्रेशन का. फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी इंटू सी, दैट इज वॉट वन एक्सप्रेशन. दूसरा एक्सप्रेशन दिया है बी इंटू सी, राइट, इस कंप्यूटेड. अब यहाँ पे जैसे दिया है कि a प्लस बी इंटू सी, इसमें क्या है, इसमें दो ऑपरेशन हो रहा है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन. तो इसमें b इंटू सी पहले आपका होगा कंप्यूटेशन, फिर ये कन्वर्ट होगा एक वैल्यू में, उसके बाद में वो a से ऐड होगी, राइट. इसके अंदर ये प्रायोरिटी प्रेसिडेंस की होती है, ये प्रायोरिटी होती है. तो जैसे बोर्ड मास का रूल होता है, डी मास का रूल होता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ भी पहले मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद ऐड होता है. एग्जाम्पल और यहाँ बताया हुआ है. तो और मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा और ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी दिखाऊंगा उस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ है. नेक्स्ट है अभी हमारे ऑपरेटर्स. यस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑपरेटर्स मैंने जैसे कहा, प्रोग्रामिंग में वैसे तो टेक्निकली सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ जैसे नहीं कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट है या ये कंप्लीट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ क्रिएट करना. क्रिएशन में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, सारे की सारी अपने रोल प्ले करती है जैसे हमें जहाँ ज़रूरत हो. अब ऑपरेटर्स का रोल ये होता है कि वो एक्सप्रेशन के साथ प्रोसेस में काम आता है. जैसे मैंने आपको कहा कि कोई वैल्यू इनपुट है, डेटा है, जो आपने पहले समझा से पहले में डेटा टाइप में समझा कि डेटा क्या होता है. डेटा वो होता है जो इनपुट लिया जाता है. अब उस इनपुट को हम प्रोसेस करेंगे. फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मुझे कोई दो नंबरों का एडिशन करना है, तो मेरे पास दो नंबर होंगे. अगर एग्जांपल के तौर पे 10 और 20 दो नंबर हैं मेरे पास. अब वो ऐड होगा, यानी एडिशन करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा. ऐड जब करूँगा तो ए और बी तो मेरे वेरिएबल का काम कर रहे हैं, एडिशन मेरा प्रोसेस हो रहा है. यानी उस प्रोसेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एक्सप्रेशन लिखूँगा. उस एक्सप्रेशन में मैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करूँगा जिसमें हम एडिशन करेंगे, राइट. इसको समझते हैं, देखते हैं ऑपरेटर्स क्या हैं. तो ऑपरेटर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, यहाँ ऑपरेशन के काम में आते हैं. तो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट. ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी अगेन आपको काम आएंगे. 5 तरह के हमें यहाँ दिए हुए हैं, राइट. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके क्या सिंबल्स हैं, उनका क्या काम है. ये ऑपरेटर बहुत सिंपल है, आपने अभी तक रोज़ अपने डेली लाइफ में इनका यूज़ करते आए हो. जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में दिया हुआ है प्लस, यहाँ प्लस नहीं कहेंगे, यहाँ हम इसको एडिशन कहेंगे. ये प्लस साइन है, इसका नाम है एडिशन ऑपरेटर. इसका काम क्या है, देखो एग्जाम्पल दिया है 2 + 8 जो 10 हुआ. अब ये 2 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ a + b भी हो सकता है. a + b का हम वैल्यू a b कुछ नहीं लिख सकते, a + b नहीं लिख सकते, c = a + b, राइट. यहाँ कांस्टेंट इसलिए बताया है कि आपको ये प्रोसेस आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट. ये 2 + 8 इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 10. लेकिन लॉजिकली सोचिए कि 2 + 8 के लिए हम थोड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि कोई भी नंबर हो उनको ऐड करना है. तो इसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं a और b, और फिर c डालेंगे जिसमें वैल्यू रिजल्ट स्टोर करेंगे. तो a + b विल नॉट बी 10, a + b अननोन. अननोन का मतलब जब a की वैल्यू अननोन है, b की वैल्यू अननोन है, तो c की वैल्यू भी अननोन होगी, लेकिन प्रोसेस तो सेम रहेगा, c = a + b. तो जो भी a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू होगी, प्रोसेस होके, प्रोसेस का मतलब ऑपरेट होके, ऑपरेटर यूज़ किया हमने प्लस, ऑपरेट होके c में स्टोर होगी और फिर रिजल्ट देगा. ऐसे ही आप समझ गए होंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है ये मॉडुलस. रिमेंबर मॉडुलस कैसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखो एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि 2 + 8 10, 2 - 8 -6, 2 × 8 16, 8 / 2 4. लेकिन यहाँ 8 मॉडुलस 3, ये 2 क्या है, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर, दिस फाइंड्स द रिमाइंडर, राइट.
क्या होता है, जैसे अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करो तो 3 2 जा 6 होता है और 2 रिमाइंडर आता है। अगर 8 की जगह मैं यहाँ लिखूँ 20 मॉडुलस 3 तो भी आंसर आएगा 2, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है, रिमाइंडर आता है 2, राइट। अब लिखूँ 19 मॉडुलस 3 तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ होगा 1। और अगर लिखूँ 21 मॉडुलस 3 तो यहाँ आंसर आएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। सिमिलरली अगर आप देखो 25.8 यहाँ एग्जाम्पल दिया है मॉडुलस 7, तो अगर आप 7 और 25.8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा आता है 21, तो 3 तो क्वोशिएंट वैल्यू हो गया, रिमाइंडर क्या होगा 25.8 माइनस 21, तो आंसर आया 4.8। देखो ये इस तरह से फाइंड करता है। दिस इज व्हाट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें 5 ऑपरेटर बताया आपको मैंने। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, राइट। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेटर, जिसमें है अभी हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप थियरी पढ़ लेना, राइट। यहाँ पे किस तरह से क्या क्या चीज़ काम होता है, और ये एक एग्जांपल भी दिया है। इस एग्जांपल को मैं फिर बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इसका पूरा प्रोग्राम कोड मैंने जैसे कहा कि मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, ये मैं अपने ब्लॉग पे पोस्ट करूँगा। मेरे ब्लॉग को फॉलो कर सकते हो, मैं ब्लॉग का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नीचे दे देता हूँ कि कहाँ पे है, राइट। उसको फॉलो करना और उसमें आप इसको आंसर देखना, डेफिनेटली कोड भी मिल जाएगा और उसमें वीडियो भी शेयर करूँगा इसके एक्सप्लेनेशन का पूरा। अब आगे बढ़ रहा हूँ दूसरे ऑपरेटर में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हैं, चलिए ये भी उसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास और कौन सा ऑपरेटर है। अब है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट का मतलब डिक्रीज करना। तो यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही ऑपरेंड होता है। अब बाइनरी ऑपरेटर भी होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर जिसमें, अब ये देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर जितने भी देखिए ये सारे बाइनरी हैं। x और y, प्लस के बीच में देखिए क्या है, प्लस के बाजू में x है और उसके बाजू में y है, यानी प्लस के दोनों तरफ ऑपरेंड है, इसीलिए इसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, राइट। अगर जैसे यहाँ देखें इक्वल टू y इक्वल टू 4, अब इक्वल टू के लेफ्ट में भी वैल्यू है और राइट में भी वैल्यू है, ठीक है, तो ये भी आपका बाइनरी है। लेकिन अगर हम बोले y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, तो -2 वहाँ क्या हुआ, -2 वैल्यू है, लेकिन वो यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि 2 के लेफ्ट में सिर्फ वैल्यू है और माइनस के सिर्फ राइट में वैल्यू है, और लेफ्ट में वो ऑपरेटर है, उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जिसमें एक ही ऑपरेंड हो, राइट, उसको हम यूनरी बोलते हैं। जिसमें 2 ऑपरेंड हो, ऑपरेंड मतलब वैल्यू भी हो सकती है, ऑपरेटर भी हो, वेरिएबल भी हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। चलिए अब यहाँ देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे यूनरी ऑपरेटर हैं, कैसे हैं। जब इनको हम यूज़ करेंगे, इसका काम होगा कि जब भी हम प्लस प्लस ऑपरेटर लिखेंगे, ये देखिए 2 बार प्लस है, बीच में गैप नहीं है, 2 बार माइनस है, बीच में गैप नहीं है, इसको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इनका काम है जब भी ये ऑपरेटर यूज़ होगा तो ये वैल्यू ऐड करेगा 1 टू एग्जिस्टिंग वेरिएबल। यानी अगर x इज इक्वल टू 10 लिखा है और x प्लस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 + 1, यानी हो जाएगी 11। अगर लिखा है x इज इक्वल टू 10 और लिखा है फिर x माइनस माइनस, इसका मतलब वो उसमें से कम हो जाएगी, सिंगल वैल्यू, वो हो जाएगी 9। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें इसका एक एग्जांपल दिया है, वी कैन यूज x प्लस प्लस और प्लस प्लस x माइनस 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 x। इसका मतलब क्या है, जब भी हम x के बाद में प्लस लिखेंगे इसको हम पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटर, राइट। ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, ये प्री इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस x, इसको हम प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे ही इसको पोस्ट डिक्रीमेंट बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल के बाद में लिखा है x माइनस माइनस और माइनस माइनस x, इसको हम प्री डिक्रीमेंट बोलेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही ये ऑपरेटर लिखा है प्लस प्लस, तो इसके लेफ्ट में सिर्फ वैल्यू है, राइट में वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको यूनरी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ ऑपरेटर दिया है तो इसके राइट में वैल्यू है, लेफ्ट में वैल्यू नहीं है, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस जो भी है वो यहाँ एक्सप्लेन किया है। जैसे यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स प्लस प्लस, तो यानी y की वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस x की वैल्यू जो होगी, यहाँ x इज इक्वल टू 3 दिया है, तो ये क्या होगा 4 प्लस 3, y में वैल्यू होगी 7, और x प्लस प्लस का मतलब ये प्रोसेस होके इसका प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में है, क्योंकि यहाँ पोस्ट बोला है, तो y में तो 7 आएगा लेकिन x की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि x को 1 इंक्रीज करना है, राइट। चलिए इसको देखते हैं, ये हो गया इंक्रीमेंट। ऐसे ही डिक्रीमेंट होता है। आगे दिया हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, ये कंपेयर करते हैं, रिमेंबर ये कंपेयर करते हैं। इनका आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे यहाँ कौन से 6 ऑपरेटर हैं, देखिए डबल इक्वल टू लगाया है, हम इसको इक्वलिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं और इक्वल्स टू भी बोलते हैं।
ये है नॉट इक्वल्स टू। जब हमें कंपेयर करना हो कि नॉट इक्वल्स टू कोई दो ए इक्वल टू बी, मतलब ये क्या है, क्या ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं, इसका आंसर क्या होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, डिपेंड करता है इनकी वैल्यू पे। ऐसे ही ए नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ये क्या है, इज ए नॉट इक्वल टू बी, ये भी आंसर डिपेंड करता है इनकी वैल्यू पे, यस या नो आएगा। अब ये लिखा है ए इज ए लेस देन बी, इज ए ग्रेटर देन बी, इज ए लेस देन और इक्वल टू बी, इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। राइट, समझ में आया? ये 6 ऑपरेटर्स हैं। राइट, इनकी कंपैरिजन होंगी, ये वैल्यूज को कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद आंसर आता है आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि इसका रिटर्न टाइप जो होता है ऑलवेज और ऑलवेज बुलियन होता है। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, जैसे मैंने कहा। ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। मैंने फिर कहा स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पे थियोरेटिकल डिस्कशन हो रहा है। एक फ़ायदा आपको ये भी है, जब आगे प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, राइट, उस समय आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो फिर वो प्रैक्टिकल देखने के बाद अगर आप इसको वीडियो को फिर से देखोगे तो चीज़ें आप समझने लगोगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। आगे है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये होते हैं कि किसी भी ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेटर एक्सप्रेशन जो हमने लिखी अभी ऊपर, अगर एक से ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेशन हो, जैसे यहाँ पे आप एक्सप्रेशन पढ़े, ऊपर से देखिए क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन 0, बोथ पॉजिटिव इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू y इज ग्रेटर देन 0। यानी अगर ये दोनों राइट सेम है, x 0 से ज़्यादा है होना चाहिए, और चेक करो y भी 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब बहुत पॉजिटिव हुआ, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा ट्रू, यहाँ हो जाएगा फॉल्स। राइट, तो ये एक्सप्रेशन लिखी है। लेकिन एक से ज़्यादा कंपैरिजन एक्सप्रेशन हो तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या है देखेंगे, 4 हैं, एंड और, एक्स और, एंड नॉट। राइट, टेक्निकली ये 4 हमारे पास ऑपरेटर हैं। एंड का मतलब जब हम कंडीशन लिखेंगे एक से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब ये क्या चेक कर रहा है, इज x इक्वल टू 0 एंड इज y इक्वल टू 0, क्योंकि एंड आ गया ना, दोनों की वैल्यू अगर 0 होगी तो ही आंसर आएगा ट्रू। फॉर एग्जाम्पल x 0 है और y 10 है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0, तो हाँ भाई x तो 0 है, ट्रू हुआ। लेकिन y इक्वल टू 0, राइट, नहीं। अभी एग्जाम्पल देखो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ x की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ 10, और यहाँ y की वैल्यू लिख रहा हूँ 11। अब मैं लिखूँ यहाँ पे x इक्वल टू 10 और यहाँ लिखूँ y इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 10 है, इसलिए चेक कर रहा है। और यहाँ पे आएगा नो, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 10 नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं दोनों को चेक करूँ यस और नो, क्योंकि एंड लगाया है बीच में हमने, एंड, तो यस एंड नो का मतलब क्या होता है, अगर हम टेक्निकली बोलें तो आंसर आता है नो, क्योंकि एंड में जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे, दो या कितनी भी कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी, आंसर नहीं आता है यस या ट्रू में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा है, ये देखिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तब आएगा ट्रू जब दोनों की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये क्या हुआ, दो एक्सप्रेशन को कंबाइन किया यूजिंग दिस एंड ऑपरेटर। अब जरूरी नहीं है दो हो, इट कैन बी मोर, 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ एक्सप्रेशन हो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है ऑपरेटर और। अब आप एंड के लिए देखिए 2 बार एंड का साइन लगाया, और के लिए देखेंगे 2 बार पाइप का साइन है। ठीक है, अब एंड और दोनों के दोनों जो हैं आपके बुलियन ऑपरेटर हैं। ध्यान से देखो, एंड के लेफ्ट में भी एक्सप्रेशन है और एंड के राइट में भी एक्सप्रेशन है। और टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे बुक में ये गलत लिखा है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। यहाँ पे एंड नहीं और लिखना चाहिए, और में ये 2 साइन आएंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। राइट, जैसे यहाँ एंड है, यहाँ पे क्या आएगा, इसे ऐसे लिखा जाएगा, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10। ये और के लिए है और एंड के लिए ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर आता है फॉल्स एंड इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? देखते हैं, चेक करते हैं। देखो, एंड का मतलब ये है, क्या x की वैल्यू 10 है? हाँ है। क्या y की वैल्यू 10 है? नहीं है, क्योंकि y की 11 है। तो एक में आया यस और एक में आया नो, तो यस एंड नो का मतलब होता है फॉल्स। अब यहीं पे ये देखें, यस x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 10 है, नो,
और का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक भी एक्सप्रेशन यस है तो आंसर आएगा ट्रू, और अगर दोनों की दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हो, जैसे नो नो, ठीक है, जब अगर हमने यहाँ लिख दिया कि भाई x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12, तो इस केस में दोनों नो हो जाएंगे तो ही आंसर आएगा फॉल्स। एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो और में आंसर आता है यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे एंड में क्या बोला है, सारे एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू, ऐसे ही और में बोला है कि एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो ट्रू, लेकिन फॉल्स कब होगा, रिमेंबर जब सारे एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे तभी आंसर आएगा फॉल्स, यानी जीरो, ठीक है। जीरो का मतलब फॉल्स होता है एंड नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। अब लॉजिकल, उसका लॉजिकल ऑपरेटर जो है, राइट, दैट इज योर यूनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब सिंगल ऑपरेंड। अब यहाँ पे लिखा है फॉल्स, जो आंसर आ रहा है इसका, तो टेक्निकली सोचिए अगर मैं बोलता हूँ नॉट फॉल्स तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रू। और ये सोचो कि मैंने लिखा नॉट ट्रू तो इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स, है कि नहीं। नॉट मतलब उसका रिवर्स। तो नॉट क्या होता है, नॉट सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन है, तो क्या है, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा इसके बाहर आप नॉट लगा सकते हैं, दिस इज ओनली सिंबल नॉट, एक्सक्लेमेशन, दिस इज ओनली सिंगल, राइट, दिस इज वाई, दैट्स वाई जो नॉट है वो नॉट हमारा यूनरी ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर से, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, बुलियन ऑपरेटर फॉर लॉजिकल नॉट इज डिनोटेड बाय एक्सक्लेमेशन एंड इट्स अ यूनरी ऑपरेटर, इट रिजल्ट्स इज कॉम्प्लीमेंटेड रिजल्ट। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब ट्रू को फॉल्स में करना, फॉल्स को ट्रू में करना। इफ द ऑपरेंड इज ट्रू रिजल्ट इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज एन अनदर ऑपरेटर, ये एक्सप्रेशन को साइन याद रखिएगा, इसको लॉजिकल एक्सऑर बोलते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इन ऑपरेटर्स के कंपैरिजन ऑपरेटर एंड को कैसे लिखा जाता है, और को कैसे लिखा जाता है, एक्स और को कैसे लिखा जाता है, नॉट को कैसे लिखा जाता है, इनमें से चारों में से कौन सा यूनरी है, तो यूनरी आपका है नॉट। और ये एक्स और क्या होता है, जिन्होंने अगर थोड़ा बहुत भी लॉजिकल गेट्स वगैरह पढ़े हैं तो उनको पता होगा, ये एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और में बाइनरी कैलकुलेशन होती है, अगर लिखना है एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स और वाई इक्वल टू 0 इज ट्रू इफ ओनली वन ऑफ द एक्स और वाई इज 0, ठीक है। दोनों में से एक भी 0 होगा तो भी आंसर ट्रू आएगा। थोड़ा बहुत लॉजिकल है, इसको मैं डिटेल में नहीं समझा सकता, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि ये जो चीज़ है खाली सिंबल याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सर्किटिंग। अब शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट कर लेना, मतलब प्रोग्राम को पूरा प्रोसेस होने से रोकने का। पूरा प्रोसेस होने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम को। जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हेन यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, जब हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड और ऑपरेटर यूज करते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन काफ़ी सारे हो सकते हैं। देखिए लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम के साथ, छोटे से लॉजिकल प्रोग्राम के साथ देखते हैं। सभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ, तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल, 4 वेरिएबल लिए मैंने, इनकी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। सपोज a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 16 एंड d इक्वल्स टू 20। रिमेंबर ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, मैंने यहाँ कोडिंग कुछ नहीं लिखी है। मैं अगर लिखूँ a is greater than or equal to 5 and b is greater than or equal to 10 and c is greater than or equal to 15 and d is greater than or equal to 20, सिंगल इक्वल टू लिखेंगे। अब यहाँ पहली एक्सप्रेशन क्या है, a is greater than equal to 5, तो मुझे बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये है ट्रू क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 10 है, ठीक है। अब साथ में एंड है, यहाँ लिखा है b is greater than equal to 10, तो यहाँ b की वैल्यू 5 है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। रिमेंबर शॉर्ट सर्किट क्या करेगा, जैसे ही इसको फॉल्स मिल गया आगे c और d को चेक नहीं करेगा, ये सीधा रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि a की वैल्यू ही हमारी 1 होती और ये यहाँ फॉल्स आ जाता, ठीक है, जब फॉल्स आ जाता तो ये दूसरा एक्सप्रेशन भी चेक नहीं करता, राइट, इसको शॉर्ट सर्किट करके आगे चेक ही नहीं करता, ये बोलता है, इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। देखो, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स इन केस ऑफ एंड देयर इज नो नीड टू इवैल्यूएट सेकंड ऑपरेंड। सिमिलरली इफ फर्स्ट ऑपरेटर इज ट्रू इन और, अगर और में कहीं फर्स्ट ऑपरेटर ही ट्रू है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, एंड की जगह पे और लिख देते हैं, ठीक है, दैट इज राइट, और हियर और एंड हियर और लिख देते हैं, और फिर भी यहाँ भी और कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 वैल्यू है
और लिखा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू हो गया पहला एक्सप्रेशन। तो आगे बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्ट सर्किट करके कंप्यूटर का टाइम बचेगा, अपने इवोल्यूशन का टाइम बचेगा, राइट। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। अगेन देखिए, अभी मैंने आपको जो ऑपरेटर बताया, एक ऑपरेटर अरिथमेटिक बताया, उसके बाद में मैंने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताया, उसके बाद में मैंने आपको कंपैरिजन बताया, उसके बाद में मैंने आपको लॉजिकल बताया। अब है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। लेट अस सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर एक तरह से क्या है, एक एक्सप्रेशन सिंटेक्स है। देखिए लेट अस सी, एक सिंटेक्स है, सिंटेक्स फॉलो होता है। इसमें क्या होता है, इसको एक दूसरा टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर तीन चीज़ें, तीन एक्सप्रेशंस होती हैं। देखेंगे क्या है। कंडीशनल ऑपरेटर इन जावा इज अ टर्नरी ऑपरेटर यूजिंग 3 ऑपरेंड्स। इट यूजेस 2 सिम्बॉल्स क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। रिमेंबर, याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके गवर्नमेंट एग्जाम, ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में जो पूछा जाता है, इसमें सिम्बॉल पूछे जा सकते हैं। कौन से सिम्बॉल हैं? 2 सिम्बॉल जो टर्नरी ऑपरेटर में यूज होते हैं, वो है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, राइट। इन द एक्सप्रेशन टू डेलिमिट द 3 ऑपरेंड्स, राइट, इट टेक्स फॉलोइंग फॉर्म। देखो, फॉर्म का मतलब सिंटेक्स। यहाँ पे एक पहले एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब अगर ये एक्सप्रेशन है, अब जैसे मैंने कहा बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब, यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब बोला है कि ट्रू या फॉल्स। इसका आंसर आइदर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब इसके बाद यहाँ दूसरा क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू है, रिमेंबर जब भी बुलियन होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी 2 आती है, या ट्रू या फॉल्स, राइट। तो अब एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर वो ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच वाला एक्सप्रेशन यहाँ असाइनमेंट एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट। वो प्रोसेसिंग एक्सप्रेशन हो सकता है, वो राइट कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस भी करवा सकते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। वो एक्सप्रेशन यहाँ एग्जीक्यूट होगी बिकॉज द एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है, और ये वाला स्किप कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो इसको स्किप करके एक्सप्रेशन 2, बुलियन एक्सप्रेशन अगर आपका फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है। देखो यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की है, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, कंसिडर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइट। यहाँ स्टेटमेंट दिया है कि नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब n मॉडुलस 2, मॉडुलस 2 का मतलब n कोई भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अननोन है। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 है, तो अब क्या बोला यहाँ पे, n मॉडुलस 2 यानी 4 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है। n डिवाइड बाई 2 यानी 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर ट्रू हुआ तो ये n डिवाइड बाई 2 करने का, नेक्स्ट में स्टोर करने का, तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 यानी 4 डिवाइड बाई 2 2 हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 5 डालेंगे तो 5 यहाँ पे फॉल्स हो गया, फॉल्स आया तो क्या करेंगे, 3 इंटू n प्लस 1, 3 इंटू n का मतलब क्या हुआ, 3 5 जा, राइट, 3 5 जा 16 प्लस 1 दैट इज 17। नेक्स्ट की वैल्यू ये हो जाएगी इस तरह से, राइट, क्योंकि टेक्निकली कुछ ऐसे इन्होंने एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया है, राइट। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा दूंगा। नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सिंपल है, ये सिंपल इक्वल टू होता है। जैसे अभी तक हमने बहुत सारी बार इक्वल टू हमने इससे पहले भी देखे हैं, हमने देखा था जब हमने एक प्रोग्राम देखा था प्रैक्टिकल में, डबल बैलेंस इक्वल्स टू सम वैल्यू लिखा था हमने, राइट। उसके बाद में कॉल कॉस्ट का जो प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें आपको अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग इक्वल टू ऑपरेटर हमने अलग अलग वेरिएबल्स में यूज़ किया था, राइट। तो दिस इज यूज्ड फॉर एनी असाइनिंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल के आगे वैल्यू भी हो सकती है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे a इज इक्वल टू 10, तो a वेरिएबल है, इक्वल टू ऑपरेटर है, 10 कांस्टेंट है, राइट। तो क्या हो रहा है, 10 असाइन हो रहा है a में। ऐसे ही b इज इक्वल टू 20, सेम b एक्सप्रेशन है, लेकिन c क्या होगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब c इज इक्वल टू a प्लस बी वैल्यू नहीं है, a प्लस बी एक्सप्रेशन है। तो असाइनमेंट के आगे राइट साइड में इट कैन बी एन एक्सप्रेशन, इट कैन बी अ वैल्यू, लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। अब देखें इसमें क्या लिखा है आगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ द फर्स्ट इवेल्यूएट्स द एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू सी इज इक्वल ए प्लस बी, तो यहाँ 2 ऑपरेटर हैं, एक इक्वल टू बी ऑपरेटर और प्लस बी होगा ऑपरेटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊँ, जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, राइट। तो और यहाँ पे लिख रहा हूँ c इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे वेरिएबल है जिसमें वैल्यू असाइन हो रही है 10, a में असाइन हो रही है, b में असाइन हो। अब c इक्वल टू, यहाँ c इक्वल टू एक ऑपरेटर है और एडिशन भी एक ऑपरेटर है।
तो दोनों दो ऑपरेटर हैं, इट इज सेम लाइक दैट। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था a इंटू बी प्लस सी या a प्लस बी इंटू सी। तो इसमें पहले क्या होगा, b इंटू सी होगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें a प्लस बी इंटू सी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले ये वाला होगा उसके बाद ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। c इज इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि पहले a और a प्लस बी एक हो जाएगा, फिर उसमें c में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊँ, अगर लिखा c इज इक्वल टू 10 प्लस 20, राइट, तो c इज इक्वल टू 30 ये होता है। लेकिन ये क्या है, a प्लस बी पहले होगा, इसकी वैल्यू होगी 30 ऐसे, राइट। तो a प्लस बी यहाँ क्योंकि वेरिएबल है तो a प्लस बी लिखेंगे, मतलब तो यही है जो मैंने आपको समझाया। तो ये एक्सप्रेशन कैसे इवेल्युएट हो रहा है, असाइनमेंट आपका बाद में होता है, पहले एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट है ना जो सबसे बाद में होगा। जैसे अगर लिख दिया मैंने यहाँ पे d इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, तो इसमें क्या होगा, d के अंदर वैल्यू जाएगी 20 और b प्लस प्लस बी बाद में हो जाएगा 21, क्योंकि यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा है। पोस्ट का जो प्रायोरिटी होता है इक्वल के बाद में होता है। अगर ये यहीं पे लिखा हो d इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, तो पहले b 21 हो जाएगा और फिर d भी 21 हो जाएगा, दोनों में 21 आएगा। ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का मैंने एग्जांपल थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट है, रेट इज इक्वल टू 10.002 f यानी फ्लोट। मैंने आपको बताया इससे पहले थोड़ा डेटा टाइप पढ़ाते समय, ये असाइन हो रहा है रेट वेरिएबल में वैल्यू। दिस इज व्हाट द जनरली असाइनमेंट ऑपरेटर, बाकी थोड़ा सा आप पढ़ लेना, राइट। अब यहाँ पे शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। ये मैथ में तो नहीं होता है, मैथ्स में नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर में ज़रूर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैथमेटिकली अगर देखा जाए, a इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, तो ये c इज इक्वल टू a प्लस बी तो सब समझ जाएंगे क्या चीज़ होता है कि c की a की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 10 और b की वैल्यू यहाँ होगी 20 और c की वैल्यू यहाँ होगी 30। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, मैथ्स में ये नहीं है, क्योंकि a अननोन है तो अननोन प्लस b कैसे हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर में ये काम करता है। कैसे काम करता है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है जनरली काम करता है प्रेसिडेंस एंड प्रायोरिटी पे, और कंप्यूटर एक टाइम पे एक एक्सप्रेशन लेता है। क्योंकि a की वैल्यू नोन है तो इसको दो हिस्सों में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ दो ऑपरेटर हैं, एक प्लस और एक इक्वल टू। तो इसमें पहला जो ऑपरेटर होगा, पहला ऑपरेशन क्या होगा, दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, वो समझा देता हूँ। तो पहले होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब क्या हुआ 10 प्लस 20, इसका मतलब क्या हुआ 30, राइट। तो अब इसके बाद में क्या लिखा है, a इक्वल्स टू 30, सीधा इसका मतलब ये होता है, क्योंकि यहाँ a इज इक्वल टू a को नहीं देखता है, ये पहले एक्सप्रेशन होगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो a में असाइन होगा, राइट। यहाँ पे दो ऑपरेशन लिखे गए हैं, तो इसको बोलते हैं ये मैथ यहाँ पे कंप्यूटर में पॉसिबल है लेकिन मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। और शॉर्ट एंड ऑपरेटर को, शॉर्ट एंड ऑपरेटर का शॉर्ट एंड का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से लिखा जाए। अगर मैंने ऐसे लिखा, इसकी जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस इक्वल्स टू बी। अब ये लिखूँ या ये लिखूँ, दोनों का मतलब एक ही है। इसको ऐसे लिखें और इसको ऐसे लिखें, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे a माइनस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ a इक्वल्स टू a माइनस बी। दिस इज ओनली पॉसिबल जब दोनों तरफ a, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अगर मैंने यहाँ लिखा x डिवाइड बाई इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 10। ये तभी मुमकिन है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम वेरिएबल हो। अगर लिखा हो c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इसको शॉर्ट हैंड में नहीं लिख सकते, c प्लस इक्वल टू a नहीं लिख सकते, इसका मतलब होता है c इज इक्वल टू c प्लस ए, राइट। तो ऐसे नहीं लिख सकते जब तीनों अलग हो, राइट। यहाँ पे देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा ऑपरेंड है राइट साइड में वो होना चाहिए, राइट, तभी इसको हम शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिखाया है, बताया हुआ है, जैसे दिया है q एंड इक्वल टू p, इसका मतलब क्या हुआ, राइट। देखेंगे q एंड इक्वल टू, देखो q इज इक्वल टू q एंड p, इसका मतलब ये होता है क्योंकि यहाँ ऑपरेटर को इधर ले लिया। सेम थिंग a प्लस इक्वल टू का मतलब क्या, a इज इक्वल a प्लस बी। q एंड इक्वल टू p का मतलब क्या हुआ, q इज इक्वल टू q एंड p, राइट। अब नेक्स्ट है टाइप कास्ट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टाइप कास्ट। टाइप कास्ट का मतलब ये होता है कि जनरली हम जब डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, राइट, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंटीजर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारा मिटा देता हूँ पहले। अगर मैंने लिख दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3 एंड कॉमा c।
अगर मैं यहाँ लिखूँ c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, तो टेक्निकली आंसर क्या आएगा? अगर हम 10 डिवाइड बाय 3 करते तो आंसर आता है ये, लेकिन ये है आपका इंटीजर। रिमेंबर डेटा टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर। तो अगर मैं इसके आगे इंटीजर लिख दूंगा ये आंसर देगा ओनली 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर आंसर आएगा इंटीजर, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये आंसर जो है ये इंटीजर में नहीं चाहिए, ये मुझे आंसर फ्लोट में चाहिए, राइट। तो सामने मुझे रिसीव करने के लिए फ्लोट होना चाहिए या डबल होना चाहिए, जो भी डबल सी, ठीक है। सपोज मैंने सी को डबल में रखा है, तो सी इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी, तो आंसर क्या आएगा? इस पर 3.0 स्टोर होगा, इट विल स्टोर ओनली 3.0। इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, फिर से बताऊँ सारे एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रहा हूँ इनके अलग एक एक प्रैक्टिकल बनाऊंगा, और प्रैक्टिकल के वीडियो अलग से मैं अपने चैनल पे डालूंगा और ब्लॉग पे डालूंगा। आप मेरे ब्लॉग पे जाइए, उनको समझिए, डाउनलोड कीजिए, जो करना है, राइट। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक प्रोग्राम, मैं फिर बता रहा हूँ टेक्निकली सारे प्रोग्राम मैं अपने ब्लॉग पे डालूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेक्चर जा रहा है हमारा, 3rd पार्ट है, हो सकता है शायद 4th भी बनाना पड़े, ठीक है। फिर भी मैं सारे के सारे डालूंगा, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, डेफिनेटली वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएंगे, राइट। मेरे ब्लॉग की मैं एड्रेस दे दूंगा, वहाँ पे आप लिंक क्लिक करके पहुँच जाइएगा चैनल पे। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आंसर हमने यहाँ डबल सी लिखा है तो आंसर देगा 3.0, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए? जो एग्जैक्टली आंसर है 3.33। तो मैं क्या करूँगा? a डिवाइड बाई बी। अब ये इंटीजर क्यों आ रहा है? रिमेंबर a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो जब हम इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करते हैं तो इंटीजर में 3.333 स्टोर नहीं होता है, तो ये बाकी वाला जो 0.3333 है ये लॉस हो जाता है। लॉस मतलब इसको बोलते हैं लॉसी कंप्रेशन, कन्वर्ट हुआ ना, क्योंकि वो स्टोर नहीं करता। इंटीजर की जो कैपेसिटी है वो एक ओनली एंड ओनली होल नंबर स्टोर करने की, आगे के जो भी नंबर है वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा 10 डिवाइड बाई 6 तो आगे के 1.6667 सारे हट जाएगा, खाली 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मेरे को ये देखना है कि ये कन्वर्ट जो हो रहा है टाइप कास्ट होना चाहिए, मतलब इसका टाइप a और b का टाइप मुझे बदलना है जब प्रोग्राम रन हो। तो मैं इसके आगे लिख दूंगा डबल, कि इसका आंसर जो है आप डबल में रहने दो, एक्सप्रेशन का आंसर डबल में कर देना, ठीक है। तो यहाँ देखो डेटा टाइप बताया है और फिर एक्सप्रेशन लिखने को बोला है, तो हमने यहाँ डेटा टाइप लिखा डबल, और a और डिवाइड बाय b को जो है ना, यहाँ a और b आपका इंटीजर है और c डबल है, तो यहाँ इसको कहा गया कि जो एक्सप्रेशन का आंसर है उसको डबल में करना, क्योंकि रिसीव जो कर रहा है वो डबल है, लेकिन ये दोनों इंटीजर है, आंसर इंटीजर में होगा, इस हिसाब से उसका आंसर इंटीजर ना होके डबल ही रहने दो। इसको बोलते हैं टाइप कास्ट करना, यानी उसकी कास्ट बदलना, यानी जाति बदलना रन टाइम पे, ठीक है। एग्जाम्पल यही दिया होगा, देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये बोला है a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू शॉर्ट a। अब इसको रिड्यूस किया है शॉर्ट में, देखिए यहाँ a और b शॉर्ट इंटीजर। अच्छा दूसरी बात बता दूँ, हाँ जनरली क्या होता है, टाइप कास्ट तभी करना होता है, जनरली 2 तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ये है ऑटोमेटिक टाइप कास्ट, एंड ये है यूजर डिफाइंड, यानी यूजर को जब चाहिए तब करना, राइट। यूजर फोर्स्ड बोलो, यूजर डिफाइंड बोलो, जब हमें चाहिए। अब ये क्या होता है, इम्प्लिसिट का मतलब कब हुआ? जब मैंने अगर यहाँ पे डबल को अगर b रखा और यहाँ c रखा, डबल इज इक्वल टू 3 c, ठीक है, तो ये प्रोग्राम चेंज कर दिया, तो मुझे यहाँ टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि a और b में एक डबल है और एक इंटीजर है। तो जब इंटीजर और इंटीजर को यूज़ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो उसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है, ठीक है, उसका आंसर इंटीजर में आएगा। लेकिन अगर ये सोचो इंटीजर और डबल यूज़ किया है, तो दोनों में से जो डबल बड़ा है उसका आंसर आएगा डबल में, ठीक है, उसका रिजल्ट हमेशा डबल में आएगा, ठीक है। अब आप सोचो आपका एक शॉर्ट है और एक इंटीजर है, तो आंसर आएगा आपका इंटीजर में। क्यों? क्योंकि शॉर्ट की मेमोरी है 2 बाइट्स, इंटीजर की मेमोरी है 4 बाइट्स। ऐसे ही इंटीजर और लॉन्ग है तो आंसर आएगा लॉन्ग में, क्योंकि लॉन्ग की मेमोरी जो है वो 4 बाइट्स है, इंटीजर की 2 बाइट्स है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग और फ्लोट होगा तो आंसर आएगा फ्लोट में, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं। लॉन्ग और डबल होगा तो आंसर आएगा डबल में, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ज़्यादा है। तो आई होप समझे कि ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, इसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। लेकिन ये सोचो कि इंटीजर और इंटीजर है, ठीक है, तो आंसर आपका आएगा, रिजल्ट जो आएगा हमारा क्या होगा, वो इंटीजर में आएगा। लेकिन मेरे को ये आंसर डबल में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा,
मुझे करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करने के लिए हमें वहाँ पे उसका एक बताना पड़ता है। जनरली ये तब करते हैं जब हमें लोअर टू हायर हमें जाना होता है तभी, अदरवाइज़ क्या है, हायर और लोअर में जो हायर है अपने आप आ जाता है, राइट। अगर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर है लेकिन मुझे आंसर डबल में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ कहा आपको कि इसको यहाँ डबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आंसर डबल में होगा और सामने रिसीवर भी डबल में होना चाहिए, तब जाके जो भी रिसीवर टाइप होगा, यहाँ सी अगर रिसीवर डबल है तो डबल में आएगा। आई होप समझ गए होंगे, फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा उसमें समझने की कोशिश करना। अब प्रेसिडेंस ऑर्डर का मतलब होता है प्रायोरिटी, राइट, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। जैसे डीमास है, डीमास का जो हमारे पास रूल्स होते हैं वही रूल यहाँ भी है। प्रेसिडेंस के पहले कौन सा ऑपरेटर होगा, तो उसका पूरा का पूरा प्रेसिडेंस चार्ट और एसोसिएटिविटी दी हुई है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यूनरी ऑपरेशंस जो होते हैं राइट टू लेफ्ट में देखे जाते हैं। असाइनमेंट राइट से आएगा, पहले राइट से फिर लेफ्ट में आएगा, ऐसे राइट टू लेफ्ट आएगा, राइट। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये देखेंगे। अभी यूनरी के बाद में इनकी प्रायोरिटी क्या है, इनके बाद में प्रायोरिटी है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क एंड मॉडुलस, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं, एक्चुअली ये होना चाहिए डिवाइड, राइट। ये डिवीजन ऑपरेटर यहाँ डिवाइड है, ये गलती है टेक्स्ट बुक में, आप अपनी टेक्स्ट बुक में सुधार देना। यहाँ डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड का साइन आता है, क्वेश्चन मार्क का नहीं आता है। तो जो भी लेफ्ट से राइट में पहले आएगा, रिमेंबर अभी आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है, 10 + 30 × 3 / 2। अगर हम देखें तो पहला एक्सप्रेशन अगर डी मास के हिसाब से 3 / 2 होता है, पहले होगा 3 / 2। इसका जो भी आंसर आएगा उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा 30 × 3 / 2। टेक्निकली ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा रहा हूँ, डी मास में, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट्स आता है। उसके बाद में क्या होगा, राइट, ये होगा 10 + 30 × 3 / 2। तो देखा जाए तो कितने एक्सप्रेशन स्टेप हुए, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप। ये है आपका डी मास का रूल। लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर में ये पहले मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या होगा इसमें पहले होगा आपका 30 × 3, राइट। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी इक्वल है, राइट। तो पहले यहाँ पे होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा 30 × 3 / 2। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये होगा कि आपका 10 + दिस एंड दिस। तो ये देख सकते हो डिफरेंस है थोड़ा, ये कंप्यूटर में होता है और ये हम करते हैं डी मास के रूल के हिसाब से, और ये कंप्यूटर में प्रायोरिटी। तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, जो भी पहले आएगा लेफ्ट टू राइट में पहले उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। अब वो पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है तो डिवाइड होगा, मॉडुलस होगा तो मॉडुलस होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा वो कंपैरिजन होगा। सेम थिंग, उसके बाद में प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर की आएगी, उसके बाद में इक्वलिटी। रिलेशनल में कौन सी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और फिर इसके बाद में इक्वलिटी ऑपरेटर एंड इनइक्वलिटी ऑपरेटर यानी नॉट इक्वल टू। देन लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, कंडीशनल है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, राइट। ये प्रायोरिटीज़ हैं, ये चार्ट भी याद रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, राइट। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स जैसी चीज़ें होती हैं। लेट अस रीड दिस फर्स्ट। इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशली वन बाय वन. Sometimes program logic needs to change the flow of this sequence. The statement that enable to control the flow of execution are considered as control structure. यहाँ पे जनरली दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर बोले हैं, लूप्स एंड ब्रांचेस। अब लूप्स क्या होते हैं? लूप्स ये होते हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट करते रहते हैं। एक स्टेटमेंट्स हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, वो बार बार रिपीट होती रहती हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट हो सकती हैं अगेन एंड अगेन। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो लूप टर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस आर यूज टू चूज अमंग 2 और मोर पॉसिबली एक्शंस, राइट। अब क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। रिमेंबर, ये एमसीक्यू के लिए बिल्कुल याद रखिएगा कि व्हाट इज अ सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, क्या होता है, राइट। उसको हम कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट्स आप जो बता रहा हूँ ये पढ़िएगा जरूर, राइट। एग्जाम में बहुत हेल्प हो सकती है इसके बारे में। ओके, नाउ अब दिया है ये जावा में कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे हैं, कौन से हैं। इन जावा कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट आर यूज डिटरमाइन द नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम आर इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप।
रिमेंबर, अभी ये जो है पूरा का पूरा जितना भी बताने वाला हूँ ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स में आएगा, और प्रैक्टिकल्स में पढ़ाते पढ़ाते आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल मेरे ब्लॉग पे आपको शेयर करूँगा, हो सके तो फोर्थ एक और शायद मुझे बनाना भी पड़े, राइट, वीडियो इसके बाद का, उसमें भी आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इसमें टर्मिनोलॉजी समझते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है। इसमें बोला है कि ब्लॉक, व्हाट इज़ अ ब्लॉक। ब्लॉक स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एनक्लोज बिटवीन पेयर ऑफ ब्रेसेस। रिमेंबर, जहाँ पे ब्रेसेस लगेंगे उसको हम ब्लॉक कहेंगे। लेट मी शो यू एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल इससे पहले जो हमने किया था। सी दिस, यहाँ पे हमने ये पहले कर चुके हैं हम लोग, राइट। आई होप ये आपको याद होगा, राइट, जो हमने किया था कॉल कॉस्ट का एग्जांपल सबसे पहले, राइट। अब इसमें देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ दिखाने के लिए, और अभी मैं आपको जो जो पढ़ा है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे ब्लॉक। ये ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक है, यहाँ ओपन होकर यहाँ क्लोज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये असाइनिंग वेरिएबल है, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है जिसके अंदर वैल्यू पास की है, राइट। इसके बाद में ये एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, यहाँ मल्टीप्लाई होकर फिर इसमें असाइन होकर इसमें स्टोर हो रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस कॉस्ट, जैसे मैंने कहा ये मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, यहाँ होता है। ये भी एक एक्सप्रेशन है, पहले ये कैलकुलेट होगी, प्रोसेस होगी, फिर इसमें ये स्टोर होगी, राइट। फिर ये स्टेटमेंट है जो आउटपुट करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने जनरली आपको बताने के लिए बताया कि ब्लॉक क्या होता है। ये ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक होता है। लेट अस सी नेक्स्ट क्या है इसमें आगे। ब्लॉक्स यूज फॉर द वेरियस पर्पस टू ग्रुप दी स्टेटमेंट सीक्वेंस को। यस, डेफिनेटली एक ब्लॉक का काम क्या है कि मल्टीपल स्टेटमेंट को एक ही ब्लॉक में डालने का, राइट, ताकि वो उसका सीक्वेंस मेंटेन रहे। टू ग्रुप अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इनटू अ यूनिट दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल स्टेटमेंट यूजुअली इन अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, राइट। तो आप देखेंगे तो एक तरह से ये जो चीज़ यहाँ कही है कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर में इसको सिंगल स्टेटमेंट, क्योंकि सिंगल ब्लॉक माना जाएगा, इसका सीक्वेंस ये फॉलो है। देखिए ध्यान से, जैसे क्या कह रहा है, टू ग्रुप अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ एक स्टेटमेंट थोड़ी है, काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स है, राइट। इन सबको ग्रुप कर दिया। अब कैसे देखेंगे, यहाँ क्लिक कर दूंगा, देखिए ये सारी स्टेटमेंट हाइड हो गई। इसको कॉलम्स ओपन करूंगा, सारी दिखेंगे। ये बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक की वजह से हो रहा है, राइट। दिस इज व्हाट द ब्लॉक, राइट। अभी देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। To group logically related statement to create variables with a local scope for the statement within a block. Okay, ये एक scope of variable है। अब आपको समझा दूं कि इस वेरिएबल की लाइफ क्या हुई। ये वेरिएबल सिर्फ इस ब्लॉक में चलेगा, इस ब्लॉक के बाहर अगर मैं कुछ प्रिंट करूंगा तो वेरिएबल नहीं चलेगा। हो सकता है कि मैं इसमें भी एक ब्लॉक बना दूं। देखिए एक ब्लॉक बना रहा हूँ, ये ब्लॉक बना दिया। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे एक सिंपली हम डेमो देखते हैं, इंटीजर डेमो इज इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिंट कर लेते हैं system.out.println डेमो, ठीक है। देखते हैं इसको कंपाइल करके क्या हो रहा है। लेट अस चेक व्हाट इज अ कंपाइलेशन ऑफ दिस थिंग। जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एरर कैनॉट फाइंड सिंबल डेमो, जबकि सिंबल यहाँ है। ये क्या बोल रहा है कि ये डेमो करके है ही नहीं। क्यों? डेमो इस ब्लॉक के अंदर है, तो ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन हुआ और इस ब्लॉक के अंदर ही खत्म हो गया। इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। द लाइफ ऑफ वेरिएबल इज लिमिटेड टू द ब्लॉक, राइट। अब क्या हो गया, सपोज मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ प्रिंट करता हूँ तो ये एरर नहीं देना चाहिए। देखिए कोई एरर नहीं आया, राइट। जस्ट टू आपको शो एग्जाम्पल दिखाने के लिए था, राइट। बाकी मैं इसको आपको उसको नॉर्मल कर देता हूँ जैसे था। लेट मी मेक इट अगेन, अंडू कर देते हैं सारा, ये ब्लॉक हटा देता हूँ। आई होप समझ गए आप क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, ये एग्जाम्पल दिया है आपको, मैंने समझाया है। ये भी मैंने समझा दिया क्या लिमिटेशन क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल दिया है वो मैंने आपको समझाया। और प्रैक्टिकल जैसे मैंने कहा अगली बार आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। और इफ स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। अगेन मैं आपको समझा दूं, इफ इज सेम एज लाइक दिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा, टर्नरी ऑपरेटर, सेम ऑफ काइंड। इसमें देखेंगे क्या है इसका सिंटेक्स होता है। इसको एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है कि इफ एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ब्लॉक आता है, ट्रू का ब्लॉक। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, राइट, वो कंडीशनल स्टेटमेंट था, उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी। यहाँ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकती है क्योंकि ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, बहुत सारे ग्रुप है। तो अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, और अगर फॉल्स है तो ये चलेगा। देखो यहाँ एक ब्रांच बताया है कि दिस इज अ ब्रांच विद द टू ऑप्शन, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर इसका आंसर ट्रू है तो यहाँ स्टेटमेंट यहाँ कितनी भी स्टेटमेंट हो, 1 या 10 जो भी हो, राइट, वो यहाँ चलेंगी। अगर स्टेटमेंट यहाँ एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है तो इस डायरेक्शन में से फ्लो होगा। तो कंट्रोल फ्लो देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, राइट। दिस इज व्हाट यूज फॉर इफ।
इफ़ के अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने जैसे कहा, फिर से मैं प्रैक्टिकल में आपको अलग अलग बताऊंगा, काफ़ी सारे बताऊंगा, राइट। तो कीवर्ड एल्स एंड अ ब्लॉक आफ्टर एल्स आर ऑप्शनल। देखिए जैसे मैं इफ़ लिखूँ विदाउट एल्स, राइट, इफ़ लिखूँ विदाउट एल्स तो भी करेक्ट है, एल्स इज ऑप्शनल। अब इसको ध्यान से सोचिए, अगर हम सिंपली वर्ड जो होते हैं, इफ़ का मतलब होता है अगर। हम अपने रियल लाइफ में क्या करते हैं, कई बार हम अगर वो शब्द यूज़ करते हैं। जब भी अगर बोलते हैं तो क्या साथ में क्या बोलते हैं, साथ में एक कंडीशन बोलते हैं। अगर आपको ये करना है तो आपको ये, अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आपको ये अचीव करना, ऐसा करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं तो जैसे बोलते हैं वो ऑप्शनल होता है। नहीं तो का मतलब यहाँ एल्स है, ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, राइट। जैसे मैंने कहा अगर समथिंग ऐसा कुछ है तो समथिंग का मतलब या तो ट्रू होगा तो या फॉल्स होगा। जैसे अगर आप 35 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाए तो पास होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं, है ना। तो मार्क्स पता नहीं कितनी आएंगी, लेकिन कंडीशन तो पता है ना कि हाँ भाई 35 या उससे ज़्यादा है तो पास होता है, नहीं तो फेल होता है। तो हम प्रोग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन पता है। लेकिन आंसर क्या होगा उसका हमें पता नहीं, वो तो जब हम मार्क्स लाएंगे और देखेंगे तब पता चलेगा। उस केस में हमें इफ़ वगैरह यूज़ करना होता है, राइट। जैसे यहाँ दिया है इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन ग्रेड इज इक्वल टू ए, अदरवाइज देखो फिर दूसरा चेक किया, अगर ऐसा नहीं है तो उसमें इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो बी। तो हम इसको एक इफ़ नहीं है, इसको हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं, क्योंकि इफ़ के अंदर एक और इफ़, एक और इफ़, एक और इफ़ चल रहा है। सिंगल इफ़ का मतलब सिंगल इफ़ था, ऐसे इफ़ के अंदर इफ़ नहीं है लेकिन एल्स के अंदर इफ़ है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़, राइट। इसको भी मैं प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा, राइट। जैसे यहाँ दिया है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ़ वाई इज ग्रेटर देन 0, अगर ट्रू है तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, क्योंकि अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ये भी ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, लेकिन पहला वाला ही ट्रू नहीं है तो सीधा एल्स में जाएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको भी प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा। और अब आ जाते हैं, एक और दिया है देखो यहाँ पे समझाने के लिए, उसको अगर हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होगा, एल्स यहाँ कन्फ्यूजन है, क्योंकि इफ़ किसके कौन से एल्स के साथ में है, इसके साथ में या कि इसके साथ में। टेक्निकली ये इसके साथ में, लेकिन ये होना इसके साथ में चाहिए, इसलिए यहाँ देखो ब्लॉक बना के सेपरेट किया है इस प्रोग्राम को। अब नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। स्विच में क्या होता है, ये भी एल्सिफ लेटर की तरह काम करता है। रिमेंबर मैंने जैसे कहा प्रैक्टिकल में पूरे समझाऊंगा, बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि ये काफ़ी सारा लंबा जड़ा जा रहा है अपना लेक्चर। 48 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट अस सी आगे कितना जा रहा है और टाइम। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी अल्टरनेटिव एक्शंस टू बी टेकन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे ये भी एल्स इफ लेटर की तरह काम करेगा। स्विच के अंदर भी एक्सप्रेशन पास करते हैं। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू इन केस के साथ मैच की जाती है। स्विच और केस दोनों के दोनों कीवर्ड हैं। कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड। अगर यहाँ पे बोलूँ कि स्विच में हम वैल्यू पास कर रहे हैं, अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ कि अगर मैं नंबर डालूँ 1 तो प्रिंट करे मंडे, 2 डालूँ तो प्रिंट करे ट्यूसडे, 3 डालूँ तो वेडनेसडे, 4 डालूँ तो थर्सडे, इस तरह से कुछ करना हो तो 1 2 3 4 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। एक वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ n, एंटर n, कि n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1, तो n को मैं एक्सप्रेशन में पास करूँगा। और केस 1 में यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मंडे, 2 है तो प्रिंट है ट्यूसडे, 3 है तो सो ऑन। ऐसे स्विच केस बना सकते हैं, राइट। इसका भी प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा मैं। स्विच भी होता है, नेस्टेड स्विच भी होता है। लेकिन अगर समझो कि हमने वैल्यू डाली 10, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, लेकिन इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, तो जैसे इफ़ में एल्स था, एल्स अगर फॉल्स है तो यहाँ स्विच में होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जाता है। नेक्स्ट है लूप। लूप का काम होता है रिपीटेशन काम करना, रिपीटेटिव चीज़ों को करना। फिर से बताऊँ, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको प्रैक्टिकल वीडियो में। इसमें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, राइट। कि लूप करने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और अपडेशन। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 1 से लेके 5 तक गिनी है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5, राइट। लेकिन यही चीज़ मुझे कंप्यूटर को बोलनी है तो कंप्यूटर को ऐसे नहीं बोल सकता। कंप्यूटर के पास लॉजिक नहीं है, लॉजिकल सेंस नहीं है, वो सिंटेक्स पे काम करता है, ग्रामर के पे। सिंटेक्स का मतलब ग्रामर। कंप्यूटर को क्या बोलना पड़ेगा? कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कि 1 से लेके 5 तक गिनो, एक एक बढ़ाते हुए, राइट। एक एक बढ़ाते हुए मतलब कंप्यूटर को नहीं पता है, हमें पता है, राइट। अगर आपको कहा जाए 1 से लेके 5 तक गिनो, तो आप क्या 1 2 3 4 5 गिनेंगे? मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि 1 से लेके 5 तक गिनो एक एक बढ़ा के, क्योंकि आपके पास लॉजिक है।
आप समझ सकते हो इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली, राइट, कि हाँ भाई एक एक बढ़ाना है, इतना तो कम, हमारे पास इतना सेंस है. दिस इज सिंपल बिकॉज वी हैव अ सेंस, बिकॉज वी हैव अ लॉजिक. कंप्यूटर डज नॉट हैव अ सेंस, कंप्यूटर डज नॉट हैव अ लॉजिक. इट हैज़ ओनली रूल्स, इट हैज़ ओनली सिंटैक्सेस. तो खाली वो सिंटैक्स पे ही ध्यान देता है, राइट. तो ये तीन चीज़ें याद रखना है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और अपडेट. अब इसके तीन तरह के यहाँ पे लूप सपोर्ट करते हैं, राइट. कौन से हैं? फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. फॉर और वाइल देखा जाए तो दोनों के दोनों सिंटैक्स कुछ इस तरह से दिखाए हुए हैं कि यहाँ एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन 2 दिया, अगर ट्रू है तो ये चीज़ें पूरी की पूरी रिपीट होगी. अगर ट्रू है तो यहाँ जाओ एक्सप्रेशन 3, ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, जब तक फॉल्स नहीं होता स्टॉप नहीं होगा, राइट. और यहाँ भी सेम थिंग है, राइट. ये भी एंट्री जब ट्रू होगी तो मिलेगा, नहीं तो बाद में. जब तक ट्रू है तब तक लूप में रहेगा और फॉल्स पे बाहर निकलेगा. देखिए होता तीनों में ही है, जब तक ट्रू है तब तक लूप चलता रहता है. लेकिन इसमें डू वाइल में एक अंतर होता है. डू वाइल में एक्सप्रेशन चेक बाद में करता है. आप देखें यहाँ डिसीजन दिया है, यहाँ डिसीजन दिया है और यहाँ डिसीजन दिया है, राइट. अब यहाँ पे क्या दिया है? एक्सप्रेशन 1 पहले, यानी कि पहले इनिशियल वैल्यू देंगे, स्टार्ट वैल्यू देंगे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, यस तो अंदर जाएगा. ऐसे 2 इंक्रीज ये होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा. अगर मैंने बोला n इज इक्वल टू 5 और यहाँ लिख रहा हूँ n इज लेस देन 2, तो नहीं, 5 इज लेस देन 2 नहीं होता, तो फॉल्स स्टॉप हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या होता है, डू वाइल में एक्सप्रेशन पहले नहीं है, चेक करने का एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे पहले एक बार चलेगा, फॉल्स है तो बाहर निकल जाएगा, ट्रू है तो रिपीट होगा. तो इसको, इन दोनों को हम कहेंगे एंट्री कंट्रोल लूप या एंट्री लेवल लूप. इसको बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप या एग्जिट लेवल लूप, ठीक है. इसका प्रैक्टिकल में जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, राइट. आगे बढ़ता हूँ, क्या क्या चीज़ें देखे हैं, राइट. वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ब्रेक एंड कंटिन्यू. ब्रेक का मतलब मुझे लूप अगर बीच में टर्मिनेट करना हो तब करेंगे. कंटिन्यू मतलब मुझे टेम्पररी स्किप करना हो लूप में तब करेंगे. और फिर देखता हूँ लेबल लूप भी प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, लेबल देके कैसे लूप काम करता है वो भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में, राइट. अभी आगे और क्या चीज़ें हैं. ओके, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. आई होप कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए इन 3 पार्ट में. इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था आपको बता दिया जाए कि हमने डेटा टाइप डिस्कस किए. 8 तरह के 8 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं. 2 कैरेक्टर के जो बताए 2 बाइट है जिसमें यूनिकोड कैरेक्टर होते हैं. वेरियस टाइप ऑफ लिटरल जावा में बताए, डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक लिटरल्स बताए आपको, राइट. उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस किया, जैसे इफ, स्विच, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. और जैसे सी लैंग्वेज में होते हैं उसी तरह से हैं. ब्लॉक क्या होता है वो मैंने आपको बताया. स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है वो मैंने आपको बताया. मैं फिर बताता हूँ, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स हैं, वो प्रैक्टिकल्स मैं अलग से शेयर करूँगा. आप मेरे ब्लॉग पे जाइएगा, उसकी लिंक उसमें शेयर करूँगा. ब्लॉग का एड्रेस मैं अभी आपको दे दूँगा, इसमें दिखेगा, इसमें आपको यहाँ दिखेगा, उस पर आप फॉलो कीजिएगा. और कुछ क्वेश्चंस हैं तो चाहे तो आप मेरे ब्लॉग पे आप मेरे को लिख सकते हैं या वीडियो में मेरी चैनल पे लिखिएगा, राइट. तो मिलेंगे अगले वीडियो में अलग चैप्टर के साथ में, और प्रैक्टिकल्स होगा अलग से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो को रिपीट करते रहना. एंजॉय.